जहाँ पे एक फेलियर पर्सन अपॉर्चुनिटी के अंदर भी प्रॉब्लम ढूंढता है, एंड वहां पे एक सक्सेसफुल पर्सन क्या करता है, प्रॉब्लम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो आज फिर से आ गया है एक नया पॉडकास्ट पे, एंड जहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, अभी जो नीट के ऊपर जो रिजल्ट आया है एंड उसके लिए जितना भी स्टूडेंट अभी आप सोच रहे हो कि हाँ अभी आपका क्या होगा, मे बी 24 लाख एग्जाम दिया है, उनमें से 2 लाख लोगों को ही बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, मे बी मनपसंद कॉलेज मिलेगा, लेकिन बाकी का क्या होगा, तो उसका अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे। नॉट ओनली दैट, आपका फैमिली के अंदर भी कोई हेल्थ के कोई भी प्रॉब्लम पे भूग रहा है और किसी का शुगर और डायबिटीज है, तो इसको पूरा रिवर्स कैसे आप कर सकते हो विदाउट मेडिसिन, उसके ऊपर भी हम बात किए हुए। एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये जो पॉडकास्ट रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इस वीडियो के अंदर हमने 5000 के बोनसेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, पूरा गिफ्ट आपके लिए। सो गाइस, वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है, मैं कब से इंतजार कर रहा था कब डॉक्टर गुंजित परमार हमारे साथ आएगा। तो अभी ऑलरेडी वो लाइव आ चुका है, तो हम फिर से चलेंगे हमारे लाइव पे। तो आज हम आ गए गुंजित परमार सर के पास, एंड आज हम स्पेशली मिलके सर बहुत ही अच्छा लगा। एंड प्लीज आपके बारे में सर आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुमन जी। इट इज माय प्लेजर टू ज्वाइन इन योर पॉडकास्ट। मैं डॉक्टर गुंजित परमार, 13 साल से भी ज्यादा मेरी प्रैक्टिस है। पिछले 1.5 साल से हम लोग आई एम वर्किंग एज अ डायबिटीज रिवर्सल हेल्थ कोच, एंड मेरा जो 13 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट। आई हैव सीन दैट इंडिया में जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, और जितने भी लोग कम रहे, जो भी थोड़े बहुत लोग, वो साइंटिफिक और हेल्दी वे से नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले 1.5 साल से हम लोग रेगुलर वेबिनार वगैरह कंडक्ट करते हैं। मैं और मेरे साथ 10 लोग हैं टीम में मेरे, जो ये अवेयरनेस कैंपेन है, मैं खुद इसके वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े और नेचुरली उनके डायबिटीज़ को उन्होंने रिवर्स किया दवाई के बिना, और वो भी हेल्दी वेज से। ऐसा पॉसिबल होता है, डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर यही चीज़ मैं 5-7 साल पहले अगर बताता तो लोग बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे, पर अब हाल फिलहाल आप अपने आसपास भी काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखोगे, ऑनलाइन भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वो करके दिखाया। तो इसका रीज़न क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ उसके ऊपर, तो आपको ज़्यादा उसमें आइडिया आएगा। रॉजर बैनिस्टर करके एक अमेरिकन दौड़वीर थे। 1954 में उन्होंने 1 माइल रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। अब उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया था कि भाई ह्यूमन बीइंग के लिए 1 माइल रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे ही कोई भी ह्यूमन दौड़ने जाएगा इतना फास्ट, वो उनका हार्ट इमीडिएटली बंद हो जाएगा। और ये जो रॉजर बैनिस्टर थे, वो पागल किस्म का आदमी था। बोले मैं कोई साइंस वाइंस को नहीं मानता हूँ, और उसने वो करके दिखाया 1954 में। 50 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा, और जैसे ही ये रिकॉर्ड टूटा, उसी साल 36 अमेरिकन दौड़वीर ने और 150 लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यहाँ पे सीखना ये है कि जो चीज़ 50 साल से नहीं हुई वो 1 साल में कैसे होगी, क्योंकि लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि हम भी ये कर सकते हैं। तो यही चीज़ डायबिटीज़ रिवर्सल में भी है, या कोई भी डिजीज़ रिवर्सल में। पहले अगर 5-7 साल पहले अगर आप देखो तो लोग बोलते थे यार कैसी बात करते हो, डायबिटीज़ को दवाई के बिना कैसे ठीक कर सकते हो। बट हमारे आसपास काफ़ी ऐसे रॉजर बैनिस्टर हमारे रोल मॉडल सेट हुए हैं डायबिटीज़ में और काफ़ी सारे डिजीज़ में। तो ये माइंडसेट की चीज़ है और बिलीफ पैटर्न की चीज़ है। बिलीफ पैटर्न अगर आपकी ठीक रहे, और देयर इज अ सर्टेन साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू हम बिलीफ पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। सो आपसे तो बहुत सारा बात करना है, मैं धीरे धीरे आऊँगा आपका स्पेशलिटी के ऊपर। स्पेशली अभी जो मार्केट पे चल रहा है कि नीट का जो एग्ज़ाम आया है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए जो स्कोर है बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। कोई बोल रहा है कि नहीं ये कुछ और चीज़ है, कोई पॉलिटिकल व्यू पे बोल रहा है, कोई कोई इंस्टीट्यूट का व्यू पे बोल रहा है। तो सर आपको इस पे क्या राय है? देखिए, नीट का एग्जाम का हाल फिलहाल थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, बट अगेन पास फेल होना या ज़्यादा नंबर आना उससे ज़्यादा है कि आपके अंदर स्किल क्या है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब देखिए इंडिया में क्या हो रहा है कि लोग नंबर्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से नंबर्स, मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो नंबर्स ज़्यादा होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। आप सब लोग उसमें एग्री करते हो, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। आप देखिए गूगल है, एप्पल है,
इवन टेस्ला जैसी कंपनी में आपकी डिग्री देखते ही नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं देखते। अगर आप स्किल हो तो विदाउट योर सर्टिफिकेट दे आर गिविंग यू डायरेक्टली जॉब, और बड़े बड़े ऑफर होते हैं उसमें। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, गूगल, एप्पल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो यहाँ पे ये है कि नीट इज़ नेसेसरी, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है कि ये देना है। पर अगेन नई सिलेक्शन हुआ तो हताश हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये मुझे लगता है ये माइंडसेट बदलना होगा हमारे युवाओं का, बिकॉज यही माइंडसेट हमें इंडिया में खास करके काफ़ी सारे लोगों में, यंग जनरेशन में देखा है कि भाई कम नंबर आते हैं तो निराश हो जाते हैं। और उसके पीछे भी कारण अपनी पेरेंटिंग का है, घर का जो माहौल है, क्योंकि आप जो बात करते हो आपके आसपास जो रिलेटिव्स वगैरह है, नेबर्स है, तो उस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि भाई 10वीं 12वीं कक्षा में अगर ज़्यादा अच्छे नंबर आए तो ही आप सक्सेसफुल है। मुझे लगता है ये गलत बिलीफ पैटर्न फॉर्म हो रही है, और यही हमारे इसी के कारण आज इंडिया देखिए कि स्किल बेस्ड एजुकेशन में काफ़ी पीछे रह गया है। अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट कंपेयर टू अब देखिए जापान है, सिंगापुर है, वो कंट्री हमारे से पीछे थी, और आप देखिए 50 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जापान, सिंगापुर। तो और कहीं ना कहीं थोड़ा बिहेवियर है हमारे बच्चों में कि थोड़ा स्किल के साथ साथ गुड अच्छा इंसान कैसे बनना। मुझे लगता है ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूर है, ना कि नंबर ज़्यादा आ जाए नीट में और डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा तो मुझे लगता है कि ये कोई काम का नहीं है आपकी डिग्री। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा चीज़ आपने बताया है। एंड मैं अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चला जाऊँ और पास्ट पे चला जाऊँ, देन किसी एक टाइम आप भी वो उस जगह पे थे जहाँ पे आपको भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ा, एंड उसके बाद आज यहाँ पे। तो सर मैं अगर उस टाइम पे बताऊँ कि ऐसा कौन सा चीज़ जो आपको मोटिवेट किया था इस फील्ड पे आने के लिए, हेल्थ के सेगमेंट पे? हेल्थ में देखिए मोटिवेशन, एक्चुअली मेरे फैमिली में 2-3 डॉक्टर्स थे, तो उनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि भाई मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करना है। सेवा इन द सेंस के भाई आपको एक एक रेप्यूटेड पोजीशन मिलती है सोसाइटी में। तो उसी वो क्योंकि मेरा वाई क्लियर था कि वाई, और जैसे मैं आपको बताऊं कि आज यंग जनरेशन को उनका वाई क्लियर होना जरूरी है कि कुछ भी चीज़ आप करो तो उसके पीछे आपका वाई क्या है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी डॉक्टर, अच्छी उसमें कमाई है, गाड़ी में घूम रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रहा है इसलिए मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, वो काम नहीं करता है। आपको अपना वाई ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको वाई के ऊपर एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सीखने जैसा है इससे। 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, इंडियन क्रिकेट टीम। तो जब 2011 में वर्ल्ड कप हुआ तो बीसीसीआई को पता था कि उस टाइम की जो क्रिकेट टीम थी उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स थे 2011 में, जैसे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, धोनी, सब बड़े बड़े प्लेयर्स थे। तो बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो बॉडी है, उनको पता था कि भाई ये तो टीम जीत जाएगी, एक एक इंडिविजुअल प्लेयर टीम को जिता देगा वर्ल्ड कप। बट जब तक माइंडसेट नहीं होगा उनका और एज ए टीम नहीं खेलेंगे तब तक ये डिफ़िकल्ट है। तो बीसीसीआई ने क्या किया, उन्होंने माइक हॉर्न करके एक एडवेंचरस कोच और एक माइंडसेट कोच को हायर किया टीम इंडिया को ट्रेनिंग देने के लिए। और ये खुद जो माइक हॉर्न है वो खुद पूरी दुनिया को 2 बार घूम चुके हैं साइकिल पे अकेले, इतना वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उनका था। तो बीसीसीआई ने उनको हायर किया। और फिर ये माइक हॉर्न ने क्या किया कि वर्ल्ड कप से पहले एक 5 स्टार होटल में टीम का मीटिंग बुलाया, एक बड़े हॉल में, और सभी को एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहते हो। तो सभी प्लेयर्स ने, अलग अलग प्लेयर्स ने जवाब दिया। किसी ने बताया कि हम देश के लिए जीतना चाहते हैं, किसी ने बताया हम फैमिली के लिए जीतना चाहते हैं, किसी ने बताया कि हम आने वाली जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं या लीगेसी सेट करना चाहते हैं। ऐसे अलग अलग जवाब आए, लेकिन माइक हॉर्न सेटिस्फाइड नहीं था। अब लोग हैरान हो गए, बोले इससे ज़्यादा क्या रीज़न हो सकता है। तभी एक प्लेयर ने बोला कि हम वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए जीतना चाहते हैं। तो बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि भाई ये कैसा रीज़न हो सकता है। तब माइक हॉर्न ने उन्हें समझाया कि ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाई बन सकता है। क्यों? कि सचिन तेंदुलकर के लिए वो आखिरी वर्ल्ड कप था, और उस टाइम जितने भी प्लेयर्स थे वो टीम में, उन्होंने सभी ने क्रिकेट के करियर की शुरुआत ही सचिन तेंदुलकर को देखने के बाद ही की थी। बचपन से वो देखते आए थे वो प्लेयर्स को। तब माइक हॉर्न ने उनको समझाया कि आपको जो इतना नेम फेम मिला, क्रिकेट करियर की आपकी शुरुआत जो व्यक्ति के कारण हुई,
उसी के लिए अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे तो और क्या रीज़न हो सकता है। तब टीम को रियलाइज़ हुआ कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाई बन सकता है। तो यहाँ पे आपको आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वाई कौन है, और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री के 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते लोगों ने, और सचिन जी के लिए वो आखिरी वर्ल्ड कप था। कंधे पे उठा के पूरे ग्राउंड में उनको घुमाया गया, काफ़ी सारे प्लेयर्स ने उनको कंधे पे उठा के। तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वाई कौन सा है? सभी स्टूडेंट्स को यही है कि किसी को देख के कुछ कर लिया। आज सोशल मीडिया देखिए इतना एक डबल एज स्वॉर्ड जैसा है। अच्छी भी है, साथ में बुरी भी चीज़ है। अगर आप प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं करो तो वो डबल एज स्वॉर्ड जैसा है कि भाई कोई कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बट आपका कोई भी बिजनेस चालू करो या कुछ भी करो आप किसी को देख के, बट आपका वाई अगर आप भूल जाओगे तो फिर उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए बिजनेस का भी ऐसा है। मैं अभी हाल फिलहाल देख रहा हूँ काफ़ी सारे यूथ जो है अभी बिजनेस की ओर के, भाई इसने किया स्ट्रीट में कोई बड़ा पाव की लारी चालू किया, चाय की ठेला चालू कर दिया, कोई भी फ्रेंचाइजी ले ली, बट उनका माइंडसेट अलग है। आप उनका बैकग्राउंड अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका वर्क पैटर्न अलग है। वो आपको अपना खुद को एनालिसिस करना होगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। किसी ने पैसे कमा लिए, लाख रुपए हर महीने वो कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे, बट भले उनके पास डिग्री नहीं है। तो आपको कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को पहचानना होगा, आपके भाई को पहचानना होगा, आपके एफर्मेशंस, आपकी बिलीफ पैटर्न, आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो उस टाइम, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। और धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। डायरेक्ट हफाजतली किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके मैं भी ये कर दूँ वो कर दूँ, तो उसमें फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता, फिर आप वो चक्रव्यूह में फंस जाते हो। कई बार हमने देखा है कि नहीं वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, तो विदाउट नॉलेज ऑफ एनी बिजनेस आप सीधा उसमें जंप कर देते हो। फिर 4-6 महीने बिजनेस नहीं चलता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी चला जाता है बहुत सारा, फिर वो फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको आपको क्या चाहिए वो आपको एनालिसिस करना होगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, ना कि किसी को देख के। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा बढ़िया पॉइंट आपने पकड़ा है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे साइनी सिंड्रोम चल रहा है। मीन्स साइनी सिंड्रोम इन द सेंस कि अभी कोई कुछ बोलता है कि हाँ आप ये कर लो तो महीने का 1 लाख 2 लाख 10 लाख का कमाई का हो जाएगा। कल कोई और बोल रहा है आप ये काम कर लो। तो अभी जो स्टूडेंट और यूथ है और जो अभी कोई भी प्रोफेशन पे एंड अनसिक्योर है अपना जॉब को लेके और कोई भी काम पे लेके, एंड जो स्टूडेंट अभी इसको देख रहा है वो भी अभी सोच रहा है कि हाँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये करो इससे सक्सेस मिल जाएगा, वो करो उससे सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन हम अगर आपने जो पॉइंट बताया कि वाई हमारा जो अगर क्लियर रहेगा, जिस चीज़ पे वाई क्लियर रहेगा वो ही बनेगा। जैसे कि सचिन का वाई क्लियर था कि उसको क्या करना है, आपका वाई क्लियर था कि आपको क्या करना है, मेरा भी वाई क्लियर था, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं एंड हम कुछ एक ही फील्ड को पकड़ते हुए उसको आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी ये बोल सकते हैं कि अभी आईटी कंपनी नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ अभी नीट का ऐसा रिजल्ट आया है जिसका डॉक्टर सेगमेंट बहुत ही गंदा हो गया है। लेकिन लोग बताएगा हर एक टाइम पे ये होता है, लेकिन मेन चीज़ है हमारा वाई को क्लियर होना। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आप बहुत ही अच्छे पॉइंट बता रहे हो एंड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे बात करके। तो सर आपका इतना सारा मोटिवेशन, मैं नॉर्मली जब आपको देखता हूँ आप बहुत ही एनर्जेटिक रहते हो, हर टाइम आप हैप्पीनेस आपका स्माइल पे रहता है। तो सर आपका इंस्पिरेशन कौन है, क्या हम जान सकते हैं कि 1 2 3 अगर आपका कोई इंस्पिरेशन हो तो? बिल्कुल। देखिए मेरा इंस्पिरेशन, मैं वैसे तो जो बचपन से मैं मेरे अगर मेंटर गिनो तो काफ़ी सारे हैं, बट अगर आपको मैं बताऊँ तो स्नेह देसाई सर है जिनको मैं करीबन 12 साल से भी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और भी बहुत सारे हैं, जैसे टॉनी रॉबिन्स है, उनकी काफ़ी किताबें मैं पढ़ता हूँ। विवेक बिंद्रा साहब है, फिर काफ़ी सारे हैं, बट ओवरऑल आपको अप्लाई करना ज़रूरी है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो आज यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप एक्शन मोड में नहीं आओगे, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे वर्कशॉप में जाते हैं, बट अगेन कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? आप देखिए बहुत सारे वर्कशॉप मोटिवेशन के कंडक्ट होते हैं, लेकिन अगेन बहुत ही हार्डली 5-10% लोग वो लेवल तक पहुंच पाते हैं, बट देयर इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, लोग वो फॉलो नहीं करते हैं। जब आपको बोला जाता है कि आप गोल सीट बनाओ, आप एफर्मेशंस अच्छे बोलो, ये सारे साइंटिफिक मेथड है, बट कोई वो फॉलो नहीं करता है या सस्टेनेबली फॉलो नहीं करता है। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपना गोल सीट बनाओ और विजन बोर्ड बनाओ, आप डेली उसको 3-4 बार देखो, सोने से पहले आपका जो ड्रीम है
आपके जो गोल है उसको विजुअलाइज करो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो गई। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता ही है, बशर्ते आपको उसको रेगुलर फॉलो करना रहता है। आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिखिए एवरीडे, जो मैं पिछले 13 साल से लिखता हूँ, एवरीडे ग्रेटिट्यूड डायरी। तो यही चीज़ आपको अंदर से खुशी देती है और एक ग्रेटिट्यूड की भावना है कि आज मेरे पास जो है वो ठीक है, यू नो। वो कंपैरिजन की भावना कम करती है कि अरे मेरे से वो क्यों आगे निकल गया। बिकॉज जब आपको रियलाइज ही नहीं है कि मेरे पास भगवान ने क्या दिया है, अगर वो रियलाइज नहीं है तो हम अपना अंदर से हमको खालीपन लगेगा कि मेरे पास वो नहीं है। बट भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। बट वो एहसास कब होगा, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करोगे। ग्रेटिट्यूड डायरी है, विजुअलाइजेशन है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और सालों से लोग जानते ही है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक यही है। और अच्छी किताबें पढ़िए। अपनी एक लाइफ पिरामिड मास्टरी होता है। मैं आपको छोटा सा 2 मिनट में बता दूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने जैसा कि लाइफ में एक पिरामिड होता है जिसमें सबसे नीचे आपका जो पिलर होता है वो फिजिकल बॉडी का होता है। उसके बाद आपके इमोशंस, फिर आपके रिलेशन, फिर आपका टाइम, फिर आपका वर्क और फिर आपका सेलिब्रेशन होता है लाइफ का। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम जो मेन पिलर है बॉडी का उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। पिरामिड में अगर सबसे नीचे का पिलर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, नीचे का जो पार्ट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, अगर आप मान लो आपकी बॉडी ठीक नहीं है, कहीं पेन है या कोई बीमारी है, तो क्या आपको अच्छे विचार आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छे विचार नहीं आएंगे तो क्या आप अच्छे इमोशंस में रहोगे? अब ये धीरे धीरे ऊपर पिरामिड जाता रहे। तो अगर फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब है तो अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे तो अच्छे इमोशंस नहीं आएंगे आपके, क्योंकि आपके अंदर पीड़ा है तो आप दूसरों को कैसे खुशी दोगे? अगर आपके इमोशंस और विचार नेगेटिव है पेन की वजह से या कोई बीमारी की वजह से, तो क्या आपके रिलेशन अच्छे होंगे दूसरे लोगों के साथ? पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज आप खुद पेन में हो तो कहाँ दूसरों को। और लोगों को हैप्पीनेस ज़्यादा पसंद है। आप हर वक्त कोई चीज़ का ब्लेम करते रहोगे, अरे मेरे साथ हो गया, ये हो गया, देश में ये चल रहा है, अरे ये फलाना हो गया, ढिमका हो गया, तो इस तरह के लोग किसी को पसंद नहीं आते। अगर आप लोगों को खुशी की बात करो, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो उसके रिगार्डिंग बात करो, तो ही लोग आपसे जुड़ते हैं। ताकि आज के टाइम पे किसी के साथ बैठना, टाइम देना, और वो भी आपको कब सुनेगा, जब आपके अंदर एक पॉजिटिव भाव होगा, आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, तभी वो आपसे कनेक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि, और अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो आपका टाइम भी गलत जगह जाएगा। आप अपने ग्रोथ के पीछे आप टाइम दोगे ही नहीं कुछ नया सीखने के लिए, नया लोगों से मिलने के लिए, बिकॉज कंटिन्यूसली आपका बैक ऑफ द माइंड टाइम वही सोचने में जाएगा कि अरे ये रिलेशन में कैसे इंप्रूव करूँ। और इसके कारण क्या होता है, अगर टाइम आपका गलत जगह जा रहा है बिकॉज ऑफ पुअर रिलेशन, पुअर इमोशंस और फिजिकल बॉडी में पेन होने की वजह से, तो आपका वर्क डेफिशिएंसी, आप जो काम में, जो बिजनेस में हो, वो डिटोरिएट, नीचे जाएगा, उसका फॉल डाउन होगा, और फाइनेंस भी आपके वीक हो जाएंगे। फिर आप सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट कैसे करोगे सोसाइटी में? तो ये सारे पिलर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना है, बाकी रेस्ट जो भी चीज़ होगी वो ऑटोमेटिक ठीक होती जाएगी। तो इसको लाइफ पिरामिड मास्टरी फॉर्मूला बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। यहाँ पे बात है एक्शन लेने की, और एक्शन आप तभी ले पाओगे जब आपकी वो चीज़, आपके गोल या जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होगा। और सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, आप डेली डायरी लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, स्मार्ट गोल का बोर्ड बनाओ, एफर्मेशंस अच्छे रखो। तो यही है सिंपल। अब 3 महीना करो डेफिनेटली। मेरा काफ़ी सारे गोल्स लिखे थे जब 2016 में मैं मेरे मेंटर का मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था CYL। तो जब मैं करके आया तो मेरी इनकम उतनी नहीं थी उस टाइम, तो मैंने 10 गोल लिखे। तो मेरी वाइफ बोलती है कि आप पागल हो गए, आप इतना, आपकी औकात नहीं है कि इतनी सारी मंथली इनकम आप क्रिएट कर सकोगे, ये आपने ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। आज आप मानोगे नहीं, 80% में अचीव कर चुका हूँ। अभी भी वो स्टिकर मेरे वार्डरोब में लगा है। जब मैं और मेरी वाइफ देखते हैं तो भी हैरान रह जाती है कि कैसे कर लिया आप। उस टाइम 8 साल पहले वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एक भी चीज़ में मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, मैं एक बंगलो लेना चाहता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी। मैं ट्रैवलिंग करना चाहता था, मैं चाहता कि मेरे सामने हज़ारों लोग बैठे और मैं एज ए स्टेज पे परफॉर्म करूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू करूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। और आज
क्योंकि वो क्यों अचीव, किसी को 2 साल में, किसी को 5 साल में, किसी को 8 साल में अचीव होगा, लेकिन वो अचीव जरूर होगा, बट आपको वो फॉलो करना जरूरी है और वो गोल अपडेट भी होते रहते हैं। आज मेरे ये नए गोल्स चीज और मैं हैं। भी जी, बिल्कुल अपने पूरा दिल का बात बता दिया, क्योंकि ये चीज मैं भी लास्ट 5-6 सालों से फॉलो करता हूँ कि गोल लिखना एंड विजुअलाइज करना, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब इंटररिलेटेड, इन मतलब कनेक्टेड है। जी, जी, अगर हम इसको मानेंगे ना, मतलब आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो भी, आप भी मैं भी जहाँ पे हूँ, मे बी हमारा हम ही इसके लिए लायबल है। मे बी आप जी, हम अगर कोई भी अच्छी जगह पे है, देन वो भी हमारे वजह से है, क्योंकि हम उसको ही अट्रैक्ट किए थे, हमारे मन जी, में वही विचार था, इसलिए वही जी, आया। तो इसलिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों थॉट एंड दोनों थॉट हमें दोनों अलग डायरेक्शन पे ले जाता है लाइफ पे। तो वैसे ही जी, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब 24 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया था। तो अगर हम मान के भी चलते हैं कि 2 लाख स्टूडेंट अपना जो मनपसंद और अपना जो फेवरेट कॉलेज है उस कॉलेज मिल भी गया है, और कोई भी कॉलेज मिल गया अच्छा खासा, लेकिन बाकी 22 लाख लोगों का क्या होगा? लेकिन हमने जो देखा है कि हमारे इंडिया पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 1% 2% भी डॉक्टर हमारे इंडिया पे नहीं है, एंड ये सबसे ज़्यादा बड़ा गैप है। तो आज आप और हम यहाँ पे है, तो हम अगर कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, तो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है जो अभी हेल्थ के सेगमेंट में जाना चाहता है, तो विदाउट डिग्री भी क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है और किसी के लिए? जी बिल्कुल सुमन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो जैसे आपने बताया, तो हेल्थ कोचिंग एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री, एक सर्विस बेस जो है सेगमेंट डेवलप हो रहा है। तो और हेल्थ कोच बनने के लिए आपको कोई डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 2022 में हेल्थ कोच का कोर्स किया, तो ओवरऑल वो करने के बाद जो मेरी सोचने का तरीका है पेशेंट के बारे में, वो काफ़ी बदल गया। और इनफैक्ट मेरे साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं है, इवन होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई आईटी बैकग्राउंड से है, कोई हाउसवाइफ है, या कोई ऐसा कोई भी इंडस्ट्री में है जो डॉक्टर या हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं, फिर भी वो हेल्थ कोच बने और आज काफ़ी सक्सेसफुली वो लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ कोचिंग क्या है कि आप सामने वाले की नीड को समझते हो। अब अनफॉर्चुनेटली मैं एमबीबीएस के बाद मैंने लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट किया, 13 साल से भी ज़्यादा मेरा प्रैक्टिस है, बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि लोग डिजीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मेरा यही फोकस रहता है कि मैं इसके शुगर को कैसे कंट्रोल करूँ, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। आपको इंसान को समझना होगा, आपको इंसान को ठीक करना है, ना कि बीमारी को ठीक करना है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है लेकिन मैं उसको उसकी हैबिट को समझे बिना, उसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस है वो समझे बिना, उसके इमोशंस, बिलीफ, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसका फैमिली, वर्क पैटर्न, वो सोचे समझे बिना अगर मैं कुछ सजेस्ट करूंगा तो वो फिर वो फॉलो नहीं कर पाएगा। कि हेल्थ कोचिंग में वही रिसर्च सब सिखा है कि होलिस्टिक अप्रोच आपको कैसे रखना है, इंसान के कौन से ओवरऑल आपको इंसान को समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज सजेशन देना है। जो भी आप हेल्थ कोच में बहुत सारी चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हो, डाइट, फिटनेस, स्लीप, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल आने वाले टाइम पे ये होलिस्टिक जो आपने जैसे बताया। तो एक सेकेंड, मैंने आपको डिस्टर्ब किया एक चीज के लिए, कि आपने जो बोला कि हेल्थ कोचेस के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट रहता है, तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो कि हेल्थ सेगमेंट के अंदर, मतलब अगर कोई हेल्थ कोच होना चाहता है, एंड जिसके लिए आपने जैसे कि बोला कि उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा स्किल होता है जिसके थ्रू हम किसी को हेल्थ के लिए उनको इंस्पायर करते हैं, उनका हेल्थ को ठीक करते हैं, एंड इसके लिए एक चार्ज लेते हैं एज ए हेल्थ कोच। तो यहाँ पे भी हमें क्या क्या नीच मिलता है, मतलब हेल्थ कोचेस के अंदर भी क्या क्या नीच होता है, कुछ अगर आप बोले। जी, हेल्थ कोचिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं आपको थोड़े बहुत मैं बताता हूँ। जैसे आई एम वर्किंग एज अ डायबिटीज रिवर्सल हेल्थ कोच, फिर आप डिजीज रिवर्सल हेल्थ कोच के काम कर सकते हो, वेट लॉस हेल्थ कोच के रूप से काम कर सकते हो, एज ए स्लीप इम्प्रूवमेंट कोच के दौर पर काम कर सकते हो, न्यूट्रिशन कोच के दौर पर आप काम कर सकते हो, पीसीओडी रिवर्सल कोच के रूप में आप काम कर सकते हो, हैबिट कोच के रूप से काम कर सकते हो, या स्ट्रेस रिमूवल कोच। तो ऐसे बहुत सारी नीड्स होती है जो सामने वाले की जो नीड है। बहुत सारे ऐसे है पेन प्रॉब्लम्स है, जैसे स्ट्रेस है, आपकी बिलीफ पैटर्न, नेगेटिव इमोशंस, वेट ज़्यादा होना, डायबिटीज़ होना, स्लीप डिस्टर्ब होना,
लेडीज में जॉइंट का प्रॉब्लम होना, पोस्ट प्रेगनेंसी अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिलेशनशिप का कोच आप बन सकते हो, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ कोच ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारी नीश है, आप उसके ऊपर डिटेल में स्टडी करिए, वो हेल्थ कोच का ही पार्ट होता है, उसमें ही आपको कैसे उसको डिटेल में स्टडी करना वो सब सिखाया जाता है। और ओवरऑल हेल्थ कोचिज से आप सामने वाले को हॉलिस्टिकली हेल्प कर पाते हो। जैसे मैं 1.5 साल से एज ए डायबिटीज रिवर्सल हेल्थ कोच हूँ, तो इनफैक्ट जितना मेरा 13 साल में मैं हेल्प नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि उससे डबल स्कोप इसके अंदर है कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से नेचुरली दवाई के बिना अपने डायबिटीज को ठीक कर रहे हैं। तो और अंदर से आपको एज ए खुशी होती है कि चलो हमने कोई एक सामने वाले को हेल्प किया, वो भी हॉलिस्टिक वे में, और इतना ब्लेसिंग्स हमको मिलता है। वाह, पहले बात तो ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं एंड बहुत सारा फार्मा इंडस्ट्री भी दिख रहा है, तो हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन शॉप को बंद करना, बट हम ये चाहते हैं कि जो लोग अभी तक मतलब मेडिसिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड मुझे जितना पता है कि डायबिटीज, शुगर ये ऐसा एक डिजीज है, कोई अगर इसका मेडिसिन को एक बार पकड़े तो सब होल लाइफ चलता है, राइट सर? नहीं बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी मीथ है, और वो भी एक, मैंने जैसे शुरुआत में बताया आपको बिलीफ पैटर्न की स्टोरी, तो ये अभी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो अभी हम और भी देख पे बात करेंगे, तो ऑडियंस को हम ये बोलना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि हम एक स्पेशल गिफ्ट भी देने वाले हैं जो 5500 रुपीज़ का है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ एक ही वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं, तो थैंक यू, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी सर नेक्स्ट चीज़ के अंदर जाएंगे जो आपका स्पेशली कोर चीज़ है, एंड आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे जाने से पहले एक चीज़ बताएंगे, मतलब पूछना है मुझे कि हम जैसे कि बताए कि हेल्थ कोच के बारे में, कि हम हेल्थ कोच भी हो सकते हैं विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी स्किल, एंड लोगों का हेल्प भी कर सकते हैं, उसके थ्रू हम अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। लोग अर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो आप मोटा मोटा अगर एक बार बताओ कि हेल्थ कोचेज अपने लास्ट 2-3 साल से हेल्थ कोचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे अर्निंग अप्रोक्स कितना होता है, आप अगर मोटा मोटा बता सकते हो? देखिए, वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोटे मोटे तौर पे आप 50,000 से लेके 5 लाख तक कमा सकते हो आराम से। डिपेंड कि आप कितना अपने आप को मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे पोजीशन करते हो, उसके ऊपर होता है। बट अगेन, रेदर देन फोकसिंग ऑन मनी, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका कन्विक्शन अच्छा है कि मैं ये कर लूँगा, और आपका अच्छा एक डेडिकेशन और पैसन है इस फील्ड में, तो ही आइए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई चालू कर रहा है हेल्थ कोचिंग और उसको देख के आप चालू कर दोगे, लेकिन आपको अंदर से वो है नहीं कि बिकॉज इसमें आपको हाई फ्रिक्वेंसी पे रहना होता है। अगर सामने वाला बीमार है और आपको एक के साथ उसके साथ बात करनी होती है, उसके इमोशन से आप पाते हो, बिकॉज ये कोई दवाई नहीं है कि आपने दवाई लिख दी और सामने वाला ठीक हो जाए। यहाँ पे आपको उसको अच्छा फील कराना होगा। देयर इज अ सर्टेन साइंटिफिक मेथड। तो मुझे लगता है कि आपको खाली एक कन्विक्शन होना चाहिए, और बशर्ते आपको अच्छी वैल्यूज़ देनी चाहिए लोगों को। तो मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, आप खाली वैल्यूज़ देने के ऊपर फोकस करो प्रॉपर वे में, तो मुझे लगता है मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट। फिर आपको वो जरूर भी नहीं होगी कि मैं काम कर रहा हूँ, वो देखने की भी जरूर नहीं होगी। तो वही फोकस रखिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ कोच, वो सब उसमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे पेशेंट के साथ बात करनी होती है, कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करनी होती है, सब सिखाया जाता है। बट आई पर्सनली प्रीफर, आई डोंट लुक एट मनी टू मच, और मैं जस्ट वैल्यूज देने के ऊपर ही फोकस करता हूँ। और आई हाईली इंसिस्ट, आपको अंदर से सबसे पहले कन्विक्शन होना चाहिए। कोई भी चीज़ करो ना, हेल्थ कोच की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़, क्योंकि प्रॉब्लम्स या फेलियर आएंगे इसमें भी। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड आप आ गए तो सब अच्छा ही होने वाला है, उसमें भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं। आपको अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो आप बीच में टूट जाओगे और वापस चले जाओगे अपने फील्ड में। तो आपको वो भी होना चाहिए कि आप फेलियर और चैलेंजेस का भी सामना करो, क्योंकि कोई भी फील्ड है इजीली कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं होगा, डेडिकेशन, पैशन नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल आएगा तो आप फिर वो छोड़ दो। मुझे लगता है ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। सर, एंड मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब मेरा फील्ड चूज़ किया था, तो वो कन्विक्शन जितना अच्छा होगा उतना हम आगे ग्रो कर सकते हैं। मैं जब फील्ड चूज़ किया था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी शुरू किया था, दोनों हम एक ही कॉलेज पे, एक ही घर पे एक साथ पढ़ते थे, लेकिन आज उनका 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उनका कंपनी बंद हो गया, लेकिन हम पूरा इंडिया पर काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हम कितना दूर का सोच रहे हैं एंड किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम वैल्यू देंगे ज़्यादा, देन रिटर्न पे वैल्यू मिलता भी है। सो
सो बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं एक चीज़ सर स्पेशली हम टॉपिक पे जाएंगे जो डायबिटीज़, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा स्पेशली आपको भी एंड हमारे सब ऑडियंस को भी कि मैं मेरा ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था एंड उसका भी अभी तो नहीं है इस दुनिया में, बट उनका भी बहुत सालों से डायबिटीज़ एंड शुगर दोनों ही था। एंड अभी रिसेंटली मुझे 1 साल पहले पता चला कि मेरे पापा का भी डायबिटीज़ है एंड मे बी कौन से स्टेज पे इतना मुझे मालूम नहीं है, मुझे शेयर नहीं करता, लेकिन जितना मुझे पता है कि है एंड उसके लिए बहुत सारा खाना वगैरह छोड़ दिया है। तो आई थिंक हमारा ऑडियंस का भी बहुत सारा क्लोज वन और जो आप देख रहे हो आपका भी हो सकता है डायबिटीज़। तो सर आप पहले तो बोलिए कि डायबिटीज़ कब होता है, मतलब क्या है ये? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसको एज अ सिंपल भाषा में समझाऊं कि डायबिटीज का नंबर 1 कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का नंबर 1 कारण है शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होना। अब मैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर साइंटिफिकली समझाऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि पेनक्रियास जो होता है स्वादुपिंड शरीर के अंदर, वो इंसुलिन नाम का केमिकल बनाता है, और ये इंसुलिन है और वो आपके ग्लूकोज को कंट्रोल रखता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, बिकॉज हमारी पुअर लाइफस्टाइल और खाना पीना हमारा बिगड़ गया है और फैट की मात्रा ज़्यादा है, तो ये आप मान लो इंसुलिन है वो टैक्सी है और ग्लूकोज के कारण वो पैसेंजर है। होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से टैक्सी जो है कम हो जाती है और ग्लूकोज के कण बढ़ जाते हैं जो पैसेंजर्स है। तो इसके कारण यूजुअली नॉर्मल हेल्दी वे में क्या होता है कि पैसेंजर्स जो है ये टैक्सी में बैठ के अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, और ये जगह कौन सी होती है कि आपके शरीर की जो कोशिका है वो जगह है। अगर ये प्रोसेस चलती रहे तो आपको डायबिटीज होने की संभावना कम है। बट इंसुलिन रेजिस्टेंट, फैट की मात्रा ज़्यादा होना, पुअर लाइफस्टाइल, खाना पीना ठीक नहीं, सोना ठीक नहीं, एंजाइटी लेना, स्ट्रेस लेना, दिन में 8 घंटे ऑफिस में बैठे रहना, कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, कोई एडिक्शन होना, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। उसके कारण क्या होता है कि आपके इंसुलिन जो है टैक्सी कम हो जाती है, पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि कम पैसेंजर्स अपनी जगह पे पहुंच पाए, बिकॉज टैक्सी कम है, तो बाकी के पैसेंजर्स क्या करेंगे, रास्ते में घूमते रहेंगे। और ये रास्ता कौन सा है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, खून की नलियाँ, और जैसे ही आप ब्लड टेस्ट करते हो फिर वो डिटेक्ट होता है। तो ये बहुत ही ईजी वे में समझा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट में ये होता है, बॉडी के अंदर टैक्सी कम हो जाती है और पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं। तो टैक्सी माने इंसुलिन और पैसेंजर माने ग्लूकोज के कण। यूजुअल में क्या, टैक्सी में पैसेंजर्स बैठ के अपनी जगह में, कोई भी पैसेंजर्स रास्ते में नहीं घूमता है, बिकॉज टैक्सी जितनी है उतनी पैसेंजर है। बट इंसुलिन रेजिस्टेंट और पुअर लाइफस्टाइल में क्या होता है, टैक्सी कम हो जाती है और पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं। तो बाकी के पैसेंजर्स रास्ते में घूमते रहेंगे, फिर जैसे ही आप ब्लड टेस्ट करोगे तो उसमें डिटेक्ट होता है। तो सर बहुत ही ओवरऑल इजी हमारा वे काम पे है आपने टैक्सी को बढ़ाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बताते हैं उसमें कि आप अपनी टैक्सी जो है कैसे बढ़ा सकते हो इंसुलिन को शरीर में। जी। सर आपका एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो है कि आप जो एग्जांपल देते हो बहुत ही इजी वे पे एग्जांपल देते हो, हम थैंक इजीली यू। उस चीज को समझ सकते हैं। एंड सर वैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज उसको कैसे पता चलेगा, मतलब सिम्टम्स क्या होगा, क्या उसको डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा, मतलब टेस्ट करने के बाद, और ऐसे ही उनको कुछ सिम्टम्स देख के भी पता चल सकता है कि हाँ डायबिटीज हो सकता है और आगे जाके हो सकता है? डायबिटीज़ के लक्षण में जैसे आपको यूरिन बार बार जाने को होना, फिर प्यास ज़्यादा लगनी, भूख ज़्यादा लगनी, उसके बावजूद भी आपका वजन कम होना, पैरों में क्रैम्प्स आना, ऐसे क्रैम्प्स जैसा फीलिंग होना, आँखें के नंबर चेंज होना, वीकनेस, थकान लगना, तो ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अगर इसमें से कोई भी 1 या 2 लक्षण भी अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए। और उसके अलावा भी एक रिस्क कैटेगरी है, अगर वो कैटेगरी में भी आप आते हो तो आपको डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि आपकी एज 45 के प्लस है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई हैबिट है स्मोकिंग, अल्कोहल का, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, और स्ट्रेस है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो मुझे लगता है आप एक बार आपको डायबिटीज़ करा लेना चाहिए टेस्ट। तो ये क्या कुछ कॉम्प्लेक्स डायबिटीज का कुछ कॉम्प्लेक्स चीज होता है कि क्या होता है, मतलब ये क्या इजीली दूर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हाल फिलहाल पिछले साल का डेटा में बताऊं तो इंडिया में करीबन 11 करोड़ लोग डायबिटीज़ के हैं, और करीबन 14 करोड़ लोग पिछले साल प्री डायबिटीज़ स्टेज में थे। मतलब इनको आने वाले टाइम पे 2 साल में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये एकदम अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करो तो
बहुत ही ईजिली वे में रिवर्स कर सकते हो। हमने तो हालांकि काफ़ी सारे पुराने पेशेंट जिनको 10-10 साल से उनके भी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, उनके भी इंसुलिन बंद किए है। बट अगर एक बार वो कॉम्प्लिकेशन हो जाए आपका, डायबिटीज़ अगर आपको लंबे टाइम से है, फ्लक्चुएट बहुत करता है, तो फिर आपको आप लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करते हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है, ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ती है, आँख का पर्दा डैमेज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है, पैर की नसें कमज़ोर हो जाती है, स्किन का प्रॉब्लम होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, हेयर लॉस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। अगर एक बार कॉम्प्लिकेशन स्टेज में चले जाओ फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जितना अर्ली स्टेज में आप आओ वो आपको काफ़ी इजीली रिवर्स हो जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ भी डिफिकल्ट है रिवर्स करना, इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है टाइप 1 डायबिटीज़ रिवर्स करना। सर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जब आप बोले तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है और इसके कितना स्टेजेस रहता है, तो एक छोटा एक बार अगर आप बोल दे। टाइप 2 डायबिटीज़ ऑलमोस्ट 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ही कम पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि वो टैक्सी जो है वो होती ही नहीं है। अब समझ लो, पैनक्रियास में से इंसुलिन बनता ही नहीं है। अगर इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ग्लूकोज कैसे कंट्रोल करो? तो पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स अगर नहीं है तो उसमें से इंसुलिन बनता है। तो टाइप 2 में क्या होता है, फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो टैक्सी होती है लेकिन कम बनती है। कई बार टैक्सी इनफ मात्रा में होती है इंसुलिन, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है बिकॉज फैट की मात्रा ज़्यादा है। जितने मसल्स आपके बॉडी में ज़्यादा होंगे ना उतना अच्छा वो टैक्सी काम कर पाए, इतना अच्छा वो टैक्सी अपने स्मूथली जगह पे पहुंचा देगी ग्लूकोज के कण को और पैसेंजर्स को। बट अब मैं टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो बनता ही नहीं है, टैक्सी बनती ही नहीं है। टाइप 2 में बनता है लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर पाता बिकॉज फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसके कारण वो काम नहीं कर पाता है टैक्सी और इंसुलिन। एंड सर रिवर्स डायबिटीज पे हम दोनों को ही रिवर्स कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों को ही। टाइप 2 का हम डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 1 में कोई गारंटी नहीं होती है बिकॉज टाइप 1 में जैसे, बट अगेन वो इम्पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे हैं मिरेकल जिसमें टाइप 1 भी रिवर्स हुए हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर, अपने मसल बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो और देर आर सर्टन मेडिटेशन और टेक्निक्स जिसके थ्रू आप बीटा सेल को रीजनरेट कर सकते हो। बीटा सेल स्वादुपिंड के अंदर होते हैं, उससे इंसुलिन बनता है। तो कई बार वो लोगों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल बहुत कम होते ही नहीं है, तो उसको आप प्रॉपर टेक्निक की तहत आप उसको रीजनरेट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत भी बचा है बीटा सेल तो उसको वापस रीजनरेट करके इंसुलिन हम जनरेट करा सकते हैं, सीक्रेट करा सकते हैं उससे। बट अगेन टाइप 1 कोई क्लेम नहीं करता है कोई भी आज की तारीख में कि ये हो ही जाएगा ठीक, बिकॉज उसमें ज़्यादातर बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। बिल्कुल, वैसे टाइप 2 डायबिटीज 95% लोगों को होता है। सो सर जस्ट ऑब्वियसली ये आपका प्रीमियम चीज़ में से है, लेकिन अगर आप एक दो टिप्स अगर हमारे ऑडियंस को देना चाहो कि कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, तो एक दो टिप्स। रिवर्स में सबसे पहले तो आप जैसे आज के तारीख में देखा है कि लोगों का स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, तो आई थिंक खास करके यंगर जनरेशन में बहुत केसेस आ रहे हैं। पहले ऐसा था 50 साल के ऊपर लोगों को डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी होता था। आज आप देखिए 25-30 साल में लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, बीपी ज़्यादा, वेट ज़्यादा, डायबिटीज़ हो जाता है। तो उसका एक नंबर 1 कारण है स्लीप। आप अपना ठीक करिए। रात को कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं तो रात को 12-1 बजे सोता हूँ, सुबह 9 बजे उठता हूँ, मेरी तो 9 घंटे की नींद है। बट वो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है बिकॉज जब भी अंधेरा होता है 10 बजे तब आपका मेलाटोनिन हार्मोन बनने लगता है शरीर में, वो नींद आने के लिए जवाबदार है। और उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी है। वो स्क्रीन टाइम से क्या आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है। फिर आप 12-1 बजे भी सोओगे लेकिन उस टाइम मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा कम होगी आपके शरीर में, जो कि ये हार्मोन डीप स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन डीप स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन। होता क्या है कि आप 9 घंटे सोते हो लेकिन सुबह फ्रेशनेस फील नहीं होती बिकॉज आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी बहुत कम हो गई है। तो एक स्लीप का पैरामीटर इंप्रूव करिए। स्ट्रेस का भी हमने देखा है, एंड ऑफ कोर्स डाइट और फिटनेस तो है ही है। एटलीस्ट एवरी डे 35 to 40 मिनट्स थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर आप लिफ्ट का उपयोग नहीं करें, हो सके तो स्टेयर्स का यूज़ करिए। पार्किंग थोड़ा दूर किया तो थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए। डाइट में भी आप देखिए कि भाई थोड़ा बहुत जंक फूड हमको कम करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है जो
इसमें से अनहेल्दी चीज़ें निकलती है खाने में से। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसी रील्स भी आती है। तो खाने पीने में ध्यान रखना होगा, घर का ही खाना, स्पेशली वेजिटेबल, सलाद है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है भिगोया हुआ, मुझे लगता है ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। फिजिकली थोड़ा एक्टिव बनिए, स्लीप के ऊपर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, अनड्यू किसी के साथ कंपटीशन में वो मत करिए सोशल मीडिया के देख के। और मुझे लगता है ये 2-3 वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये अगर 3-4 चीज़ों का भी ध्यान रखोगे, बट उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है बट लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक ये है कि जो भी आप सुनो उसको एक आध चीज़ भी फॉलो करो, ज़रूरी नहीं है सब फॉलो करना। एक चीज़ सुनो ना तो सर, फॉलो भी अभी करना। अभी जैसे कि सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, अभी आपने जो वो चीज़ बताई कि स्ट्रेस भी इफेक्ट करता है डायबिटीज पे, तो जी। स्ट्रेस का भी इफेक्ट मतलब मतलब जिसका स्ट्रेस ज़्यादा होता है डायबिटीज का इफेक्ट भी ज़्यादा आता है उनका। स्ट्रेस ऑब्वियसली स्ट्रेस क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, बिकॉज वो स्ट्रेस से क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये आपकी शुगर को बढ़ाता है और पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, आपकी स्लीप को भी वो डिस्टर्ब करता है। और अगर एक साइंटिफिक बार दो कोई वे हो कि स्ट्रेस को हम कैसे रिमूव कर सके, इसके बारे में आप अगर कुछ स्ट्रेस बताना को, चाहो। जैसे मैंने बताया कि आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिखिए और अपनी फिजिकल बॉडी का ही ध्यान रखिए। अगर फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है तो फिर वो विचार नेगेटिव आएंगे और इमोशंस नेगेटिव आएगा, फिर रिलेशन बिगड़ेंगे आपके आसपास के लोगों, तो वही स्ट्रेसफुल होता है। तो मुझे लगता है फिजिकल बॉडी, आप थोड़ा फिजिकली एक्टिव होइए, ग्रेटिट्यूड डायरी लिखिए, अपने अच्छे पॉजिटिव इमोशंस में रहिए और सराउंडिंग एनवायरनमेंट ठीक ठाक रखिए। कई बार क्या है कि हम अच्छे हैं लेकिन हमारे आसपास का वातावरण, मतलब ऐसे यार दोस्त होते हैं कि वो गलत हैबिट है उनकी। यूथ में काफ़ी सारा ऐसा देखा गया कि कोई एडिक्शन है उनको, तो वो ग्रुप से जुड़ना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कोई भी हैबिट नहीं है लेकिन मैं आपको 5 शराबी के साथ रख दूँ 6 महीने के लिए, तो देयर इज़ अ 95% पॉसिबिलिटी कि आप भी ड्रिंक करने लग जाओगे 6 महीने के अंदर। क्योंकि ह्यूमन जो नेचर है, साइकोलॉजी है, जिस तरह का आपके आसपास के 5 लोग हैं उसके एवरेज ही आपका इनकम होगा, उसके एवरेज आप निकालोगे तो ही आप वही आप हो। आप कुछ भी नहीं हो, आपके 5 आसपास 5 लोग हैं उसका एवरेज पर्सन आप हो। तो यहाँ पे वो देखना है कि अच्छी कम्युनिटी और अच्छे ग्रुप से जुड़ना है, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। काफी ये बेहतर भी चीज एक बता है। रहे सर। एंड और एक चीज आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वो है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो आपको अगर कोई क्वालिटी ऑफ स्लीप लेना चाहता है देन इन दैट केस कितना घंटा मिनिमम उनको सोना है? मिनिमम देखो 6 to 7 आवर, 7 आवर इज अ गुड गुड टाइम, बट बशर्ते आपको 10 बजे सो जाना है, देर से देर 11 बजे और सुबह 6 बजे उठना है, बिकॉज वो बैंकेबल टाइम है। बिकॉज मैंने बताया कि इवनिंग रात को होते होते आपके मेलेटोनिन बॉडी में आने लगता है, बनने लगता है, उसको आपको प्रॉपर टाइम पे आप स्लो जाओ तो वो इफेक्टिवली काम करता है। तो मुझे लगता है 11 बजे, और देर इज़ अ सर्टन रूटीन कि भाई सोने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल थोड़ा अवॉइड करो, 3 घंटे पहले खाना खा लो, आपका रूम का टेम्परेचर सही होना चाहिए, पिलो सही होना चाहिए, आपके कपड़े प्रॉपर होने चाहिए, सोने के टाइम पे कंफर्टेबल होने चाहिए, आसपास कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर नींद का इश्यू फिर भी हो रहा है तो आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हो, अच्छी किताब पढ़ सकते हो आधे घंटे पहले सोने से, या कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हो। ये सब चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करती है स्लीप को एक्टिवेट करने में। और मेक श्योर कि आप जो बेडरूम में सो रहे हो वहाँ कोई भी प्रकार की नेगेटिव बात नहीं करें अपने पार्टनर के साथ या के साथ। अगर आपका पीजी है, पोज कहीं रहते हो, या कोई वॉइस वॉइस रहते हो, या हस्बैंड वाइफ है, तो आपको कोई भी बेडरूम खाली सोने के लिए ही रिजर्व रखो। वहाँ पे कोई भी प्रकार का नेगेटिव बातें ये करोगे तो फिर वो वहाँ का वातावरण और ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी आपको कई बार, बिकॉज बेडरूम में हम कम जाते हैं जब पूरी दिन थक जाते हैं 12 घंटे काम करके, और वहाँ भी आप नेगेटिव बातें करते हो, वहाँ का भी वातावरण नेगेटिव करते हो, तो फिर वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। बिकॉज वहाँ तो हम रिलैक्स होने जाते हैं कि 12 घंटे जो बेडरूम में बिताए वो एकदम माइंड को रिलैक्स कर दे। तो मेक श्योर कि वो जो चीज़ जगह है एटलीस्ट बेडरूम, वहाँ पे टीवी नहीं होना चाहिए, मोबाइल का हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए बेडरूम में अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के बच्चों के साथ। तो वो अच्छी मोमेंट से आपको खुश करेगी और हार्मोन्स अच्छे रखेगी, आपके अच्छे पॉजिटिव इमोशंस देगी। ग्रेट सर। एंड सर और एक चीज़ जो कि आई थिंक बहुत सा ऑडियंस का भी ये क्वेश्चन है,
वो है कि हम एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, हमें पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे हाउस वाइफ भी है एंड बहुत सारे लोग भी है जिनका काम पे ऐसा लग जाता है, मतलब काम सुबह से शाम तक काम ही रहता है, उसके बाद उनको अब उतना मन नहीं करता जिम पे जाने का। लेकिन अब हम अगर करें भी जिम, देन वो कैसे करें? अगर हम फ्री हैंड करना चाहते हैं, घर में करना चाहते हैं, एटलीस्ट कितना टाइम करना चाहिए एंड क्या क्या जिम पे हम क्या क्या कर सकते हैं एटलीस्ट? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि एक्सरसाइज़ जिम में ही करी जाती है और एक्सरसाइज़ ही करनी है। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है, दैट्स इट। आप दिन में 20-25 मिनट भी फिज़िकली एक्टिव रहो, वो एक्सरसाइज़ ही है। आप खाली 4 माले का, जैसे मेरा 4th फ्लोर पे घर है, तो मैं कई बार जिम में नहीं जा पाता हूँ, तो सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ दिन में 4 बार। या रात को फिर टाइम नहीं मिला है, तो आधा 15-20 मिनट वॉकिंग कर लेता हूँ या कोई स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ। बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल लिया या क्रिकेट खेल लिया। तो ऐसी एक्टिविटी भी एक्सरसाइज में ही मानी जाएगी। ज़रूरी नहीं कि जिम में जाके डंबल ही उठाना है। हमें एटलीस्ट ऐसे 10-10 मिनट के कितने स्लॉट मिलते हैं कि जहाँ आप घर पे पुशअप्स कर सकते हो, उठक-बैठक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे, लेकिन वो चीज़ों को हमें यूटिलाइज़ करना होगा। अभी आप मुझे बताओ कि जिम में कितने लोगों के पास टाइम होता है? बिकॉज़ जैसे आपने बताया, बहुत कम लोग जाते हैं, उसमें बहुत कम लोग बॉडी बना पाते हैं, बिकॉज़ लोगों इतना टाइट हो गया, टाइम नहीं मिल पाता। अभी उसमें भी आप जिम में जाओ, बैग तैयार करो, 4 माला लिफ्ट में जाओ, तो वो अगर पॉसिबल नहीं है आपके सिनेरियो में, तो फिर आप छोटे-छोटे टाइम स्लॉट यूज़ करो ना। आप और कोई भी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें करनी होगी। अगर कोई जाता ही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, और मैं बोलूँ कल से 1 घंटा जिम में जाओ या 1 किलोमीटर वॉकिंग करो, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं उनको सिंपल बोलूँगा कि आप कुछ नहीं, आप मुझे बताओ कि दिन में कितने मिनट्स आपको फ्री मिलता है, 2-5 मिनट के कितने स्लॉट मिलते हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करना चालू कीजिए। आप 21 दिन यूटिलाइज़ करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 21 दिन में आपकी हैबिट काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगी। क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों की लाइफ़स्टाइल है कि अलग से 1 डेढ़ घंटा निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। क्योंकि काम इतना है, फैमिली को सँभालना है, बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमें ये छोटे-छोटे टाइम स्लॉट यूज़ करने होंगे जो 2-5 मिनट के हैं। ऐसा करके आई थिंक आप 30-40 मिनट्स आराम से कर सकते हो। और बिल्कुल, जैसे बहुत ही सही पार्किंग बात। अगर आपका, तो थोड़ा दूर करो, वॉकिंग स्टेयर्स का यूज़ करो कहीं जा रहे हो, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं आई थिंक। और थोड़ा खाने में ध्यान रखो, क्योंकि कई बार आप एक्सरसाइज, मैंने ऐसा है कोई जिम में भी जाता है तो भी बॉडी नहीं उतरती है उनकी, या वे मसल नहीं बनते, बिकॉज़ फिर अगेन वो खाने में वही बाहर का खाना और वो खा लेते हैं। तो जिम के साथ डाइट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं ना कि सिक्स दोनों एक पैक साथ जो है कंबाइन वो है। अगर जिम भी करेंगे, डाइट भी करेंगे, दोनों एक साथ काम करेगा। लेकिन डाइट ठीक नहीं है, अगर जिम करेंगे तो वो वेस्ट वो हो हाँ, जाएगा हाँ, वो ऑलमोस्ट। कहते हैं ना, सिक्स पैक ऐप जो है वो जिम में नहीं, किचन में बनते हैं। तो खाने का आई थिंक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है पैरामीटर की अगर बात करूँ आज की तारीख में, तो आपका स्लीप, उसके बाद डाइट और उसके बाद एक्सरसाइज आती है। तीनों इम्पोर्टेंट है, बट ये सीक्वेंस में फॉलो करो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन स्लीप नहीं ले रहे हो प्रॉपर, और डाइट फॉलो नहीं, तो कोई काम का नहीं। जैसे अभी नितिन कामत जी है जो ज़ेरोधा कंपनी के फाउंडर है, ज़ेरोधा करके स्टॉक मार्केट की एक ट्रेडिंग ऐप है। वो 45 ईयर के हैं अभी, 4-5 महीने की पहले की बात है। 6 पैक ऐप है। हर रोज 1.5 घंटा वो जिम में जाते थे, हर रोज 1.5 घंटा रेगुलर सालों से, और अच्छे से अच्छी डाइट फॉलो करते थे। उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, आप मानोगे नहीं। तो जब आईसीयू में थे, वो रिकवर कर रहे थे, तब उनका इंटरव्यू आया, मतलब लिया गया, तो उन्होंने बोला कि भाई, पूछा कि आप तो इतनी अच्छी डाइट और इतने 6 पैक ऐप है, इतना हर रोज 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कैसे ब्रेन स्ट्रोक आ गया? फिर उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि मेरा स्लीप डिस्टर्ब था, मुझे स्ट्रेस था काम का, और मेरे इमोशंस थोड़े नेगेटिव थे पिछले काफ़ी महीनों से। तो ये लर्निंग है कि स्लीप तो है ही है, डाइट और फिटनेस है, उसके साथ-साथ आप अच्छा इमोशंस रखिए, अच्छी बिलीफ पैटर्न, अच्छे अफ़र्मेशंस रखिए, सही लोगों के साथ जुड़िए, सही कम्युनिटी से जुड़िए। मुझे लगता है यही चीज़ है जो आपको हेल्दी बनाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों का इंडिया में स्पेशली बहुत सारा हाउस वाइफ भी है एंड बहुत सारा ऐसा लोग भी है जो सुबह कुछ नहीं खाता है और बहुत सारे दिन फास्टिंग करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, फास्टिंग अच्छा होता है? यस, फास्टिंग अच्छा होता है, इट इज़ नॉट बैड अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो, अगर इसको एक लाइन में जवाब दूँ तो। अदरवाइज़ व्हाट, हम डायबिटीज़ पेशेंट को फास्टिंग कम ही एडवाइस करते हैं। अब जैसे हम लोग क्या, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, मतलब आप डाइट में थोड़ी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, और फिर रिकमेंड कि हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ, बट मेक श्योर कि उसमें थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, और साथ में आप थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाए। क्योंकि प्रोटीन को बर्न करने के लिए
खर्च करने के लिए बॉडी को बैठे बैठे भी एनर्जी वो जला देगा बॉडी बैठे बैठे भी, इसलिए प्रोटीन मात्रा बढ़ाओ। फास्टिंग हाल फिलहाल में ही अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर ही एक सर्वे हुआ था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको हार्ट अटैक आने की संभावना 92% बढ़ जाती है। तो ये भी सर्वे हुआ हाल फिलहाल, ICMR के ही उसमें है, आप गूगल पे भी देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं है जैसे इंडियन कल्चर में हम महीने में एक आध दो फास्ट कर लिया, दैट इज गुड फॉर बॉडी, बट अगेन आपको देखना होगा इंडिविजुअलाइज कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे डायबिटीज में वी रिकमेंड DIT मेथड, डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। आपने अभी जो चीज बताई कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए, तो सर एक दो खबर का और फूड का और कोई मील का नेम आप बता सकते हो जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो? प्रोटीन जैसे स्प्राउट्स वगैरह आप लो तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, दिस इज द बेस्ट सोर्स। स्प्राउट्स, पनीर है, अगर आप नॉनवेज हो तो एग्स में ले सकते हो वाइट पोर्शन, तो आई थिंक दिस आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड अंडा लेना चाहिए जो डायबिटीज लोग हैं उनको? हाँ ले सकते हैं। देखिए अगेन ये एक है ना, अभी हाल फिलहाल अगेन ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है डाइट, बट अभी हाल फिलहाल जो पूरा जो कल्चर और जो रिसर्च हुआ है उसमें एक तरफ प्लांट बेस्ड डाइट का रिसर्च हुआ और एक तरफ होल फूड का रिसर्च हुआ। तो प्लांट बेस्ड डाइट में क्या है कि आपको कोई भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट्स और वगैरह नहीं लेना है, इवन मिल्क और कर्ड और इस तरह का जो एनिमल प्रोडक्ट है एग्स वगैरह। एक तरफ ग्रुप को प्लांट बेस्ड डाइट दिया और एक तरफ होल फूड, मतलब उसमें एग्स, नॉनवेज, मिल्क वगैरह। 6 महीने के रिसर्च के बाद के प्लांट बेस्ड डाइट जो फॉलो करते हैं उनके सारे पैरामीटर्स इंप्रूव हो गए, BP, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट वगैरह, बहुत सारे पैरामीटर्स, 26 पैरामीटर्स थे, वो सब इंप्रूव हो गए प्लांट बेस्ड डाइट से। तो पूरी दुनिया जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट शिफ्ट हो रही है। बट अगेन अगर आप सालों से मिल्क ले रहे हो, सालों से अंडे खा रहे हो बचपन से, तो आई रेकमेंड कि रातों रात उसको बंद नहीं करें, बिकॉज जो कोई भी फूड है वो हमारे इमोशंस से जुड़ा है। अगर कोई साउथ इंडियन पेशेंट को मैं बोलूँ कि आप डोसा खाना कल से बंद कर दीजिए, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो फूड वो बचपन से उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ इंडियन पेशेंट को बोलूँ कि आप पराठा खाना बंद कर दीजिए, तो वो उनके कल्चर से जुड़ा है। तो देयर इज अ सर्टन कि पहले आपको धीरे धीरे शिफ्ट कराना होगा, देयर इज अ सर्टन टेक्निक कि कोई भी हैबिट को अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस। पहले उनकी बिलीफ पैटर्न को चेंज करना होगा, तब जाके धीरे धीरे वो छूटता है। रातों रात में बोलूँ अरे ये बंद कर दो गेहूँ खाना या राइस खाना बंद कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एंड इसके साथ सर लास्ट 2-3 सवाल ही और बाकी है। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपके से बात करते, मुझे मेरे दिमाग में ना और भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इस वीडियो अच्छा चला एंड इस वीडियो पे एटलीस्ट 1000 लाइक आ गया, देन ऑब्वियसली हम इसका सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली बनाएंगे। सर अभी जो क्वेश्चन मुझे करना है सर, वो चीज़ है कि अगर आपके पास कोई डायबिटीज पेशेंट आ रहा है, देन वो एटलीस्ट कितना वीक के अंदर अपना रिजल्ट दिख पाएगा? यूजुअली 12 वीक्स के अंदर रिजल्ट मिल ही जाता है। बस हमारा जो प्रोग्राम है हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग क्या है कि जितने भी लोग हैं वो डाइट और फिटनेस के पीछे भागते हैं, जबकि हमने इस तरह से हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि डाइट फिटनेस के अलावा वो भी कस्टमाइज हम लोग देते हैं डाइट और फिटनेस। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया कि आपका स्ट्रेस लेवल, इमोशंस, बिलीफ पैटर्न, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी हमने। तो वो सारा जब कॉम्बाइन होता है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे लिए हमने, रिजल्ट काफ़ी सारे हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल है। बट ये माइंडसेट का जो है ना वो बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज लोगों को जब वाई पता नहीं और सीधा मैं हाउ टू के ऊपर फोकस करूंगा तो वो तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है कि आप डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हो दवाई के बिना, पर लोग फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज उनको वाई नहीं पता है अपना कि मुझे क्यों करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो उनका वाई के ऊपर फोकस कराते हैं और माइंडसेट के ऊपर हमारे 1-2 सेशन रहता है, ताकि उनका एटलीस्ट पता चले कि मुझे क्यों करना है। बाकी तो और साथ में राइट गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो ये जो चीज़ है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पर अनफॉर्चुनेटली लोग क्या है कि सीधा डाइट दे देते हैं सीधा, पर अगर मुझे सामने वाले को पता ही नहीं कि वो कल्चर क्या है, उनका वर्क पैटर्न क्या है, उनका इमोशन, स्ट्रेस, बिलीफ पैटर्न है क्या है, वो जो सोचे समझे बिना अगर मैं कुछ सजेस्ट करूंगा तो वो सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं देगी। तो पहले इंसान को समझना है, फिर बीमारी को ठीक करना है। हमारा वही सिद्धांत पे हम काम करते हैं और हमने मेक श्योर किया कि कोई भी चीज़ छूट नहीं जाए। हमारे प्रोग्राम में ईच एंड एवरीथिंग इतना डिटेल में हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के साथ पढ़ाते हैं, खाली इन्फॉर्मेशन नहीं देते।
पूरा मेक श्योर करते हैं कि जब तक वो होमवर्क दिया है, प्रैक्टिकल चीज़ दी है, जब तक वो करते नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। तो पूरा प्रैक्टिकल वे में पूरा हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, ना कि खाली आपने इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम है। आपने एक चीज बोला जो मुझे मेरे दिल पे बहुत अच्छा लगा, वो है कि कस्टमाइजली आप हर एक लोगों के साथ बात करते हो, क्योंकि हर लोगों का प्रॉब्लम अलग होता है। हमारे जी 300 करोड़ का अगर हमारा टोटल ऑडियंस है हमारे इंडिया पे, देन उनमें से 300 करोड़ प्रॉब्लम भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर डायबिटीज का पेशेंट भी है, देन हर एक पेशेंट का अलग अलग साइकोलॉजी है, अलग अलग माइंडसेट है। आपने जैसे कि बात है कि माइंडसेट ही मेन चीज होता है। तो यहाँ पे दैट मीन्स आप अलग अलग लोगों के टाइम भी देते हो, एंड ताकि उनको कस्टमाइजली उनके लिए चार्ट बना सको कि कैसे हम उसका हैंडल करेंगे, कैसे हम उनको तैयार करेंगे। सही ऐसा आप बात है, बोलना चाहते हो ना? बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल। सर, हाँ बहुत ही कि अच्छा सबको लगा। एक एंड ही तरीके से आप ट्रीट करो। आपको इंसान को समझना है कि देन जैसे आपने बताया कि वी नीड टू हैव अ कस्टमाइज्ड अप्रोच टू ईच एंड एवरी पेशेंट, तभी वो ठीक होता है। ग्रेट। सो अगर हमारे बहुत सारे ऑडियंस अभी जो सुन रहा है, एंड मेरा खुद का फैमिली से भी बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कोई आपसे कंसल्ट लेना चाहता है और कुछ नॉलेज लेना चाहता है, तो हम कैसे ले सकते हैं? तो उसकी लिंक मैं आप नीचे अपने उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे हर संडे को और सैटरडे को ऑनलाइन सेशन रहते हैं हमारे इसके डायबिटीज़ रिवर्सल के। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप उसके उसमें रजिस्टर कर दीजिए और उसके थ्रू हम हमारे ऑनलाइन सेशन में आइए। उसमें हम और डिटेल में बताते हैं स्ट्रेटेजीज कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। तो वैसे तो इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज सुमन जी जो है उनके लिए मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि उनकी ऑडियंस के लिए मैं फ्री में देना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, क्योंकि हमारे इंडिया को जरूरत भी है। क्योंकि इंडिया तभी फिर से सोने का चिड़िया हो सकता है जब सभी का हेल्थ सही रहेगा। क्योंकि फैमिली के अगर 5 आंगुल है, वैसे हमारे फैमिली पे भी 5 6 जितने भी मेंबर है, अगर किसी का हेल्थ अगर डैमेज भी होगा ना, तो ये इफेक्ट पड़ता है बाकी सभी में। तो मुझे मेरे ख्याल से ये चीज़ लगता है कि हेल्थ सबसे बड़ा पिलर होता है, और मैं पर्सनली ये रिकमेंड भी करता हूँ, और मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। मैं जिम पहले जाता था, अभी जिम बहुत दिन मैंने जा नहीं पाया, इसलिए क्या है कि ये अभी स्विमिंग पे जा रहा हूँ, क्योंकि उस पर बन रहा है। मतलब दिल से एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि मुझे स्विमिंग पता नहीं था, लेकिन स्विमिंग कर रहा हूँ, एंड थ्रू द स्विमिंग मुझे एक्सरसाइज भी हो रहा है। मैं डाइट पहले तो मेरा 80 किलो के आसपास था मेरा वेट, तो जस्ट थ्रू द डाइट आपने जो चीज़ बोला, मैं डिटो उसको फॉलो कर रहा हूँ अभी। एंड उससे मुझे जस्ट कितना बताओ, 3 महीने में 5 से 6 किलो मेरा कम हो गया, 5 से 6 किलो 3 महीने में। बहुत तो वो चीज़ है अभी। देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा जो गोल है 1 साल का पूरा गोल है कि 2024 पे मुझे क्या करना है, तो देखते हैं कितना ज़्यादा होता है। लेकिन मैं वही चीज़ फॉलो किया जो सर आपने बोला था कि मुझे कहाँ पे लिख के रखना है, एंड उसको हर टाइम विजुअलाइज करना है। मैं क्या करता हूँ कि सुबह जब उठता हूँ नींद से, एंड रात पे जब जाता हूँ, दिन पे तो हर टाइम मेरे सामने ही रहता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे सामने ही है, ताकि मैं हर टाइम उसको आंखों पे रहे। लेकिन फिर भी मैं रात को और सुबह को आने के बाद पहले मैं वो चीज़ देखता हूँ कि हाँ मेरा गोल क्या है, कहाँ पे जाना है, अभी कहाँ पे हूँ, एंड कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, आज बहुत ही अच्छा लगा। एंड आपने जो अपना प्रीमियम जो वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप हमारे ऑडियंस के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपने दिया, ये बहुत ही अच्छा लगा सर। एंड ऑब्वियसली सर अभी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे मन में, एंड गाइज आपको भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 लाइक्स अगर आता है, देन इसका पार्ट 2 आएगा। एटलीस्ट 100 गाइस आप लाइक्स कर दो, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट आता है जब हम देखते हैं कि हाँ आपको अच्छा लगा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। एंड अभी जो नीट का जो लोग है, अभी आप अगर नीट दिए हो, एंड आपका अगर फैमिली के अंदर भी कोई नीट दिया है, एंड जिसका रिजल्ट जो भी है उसका तो लाइफ बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे। हम नॉट प्रॉब्लम हर जगह पे है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी हमने जैसे कि सर बताया कि हेल्थ कोच हम हो सकते हैं, उसके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब बोलते हैं ना कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हम सोचते हैं दैट मीन्स उसको कोई नहीं चलेगा। लेकिन मैं खुद का, मेरा कंपनी पे आज जितने भी एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय का किसी का मैं डिग्री देख के नहीं लिया हूँ, मैं उनका ट्रस्ट, उनका स्किल, उनका ऑनेस्टी, ये सब चीज़ देख के लिया हो। तो वैसे ही आप अगर कोई हेल्थ कोच आप होना चाहते हो, तो उसके बारे में नॉलेज लीजिए। एंड बहुत ही जल्दी हमारे पास एक वर्कशॉप भी आएगा, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली ये सिखाएंगे कि कैसे हेल्थ कोच होना है थ्रू द एक्सपर्ट। तो वो बहुत जल्द आने वाला है। आप नीचे लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो फॉर द सर के वेबिनार के लिए भी। एंड आप अगर हेल्थ कोच होना चाहते हो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। तो सर
आपने बहुत सारा कीमती टाइम हमको दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जाने से पहले सर एक छोटा सा मैसेज आपको देना पड़ेगा हमारे यूथ के लिए, कि ऐसा कौन सा चीज है हेल्थ के बारे में जो आप बोलना चाहते हो। हेल्थ के बारे में वही है कि आप खुश रहिए अंदर से। ओवरऑल लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हो लेकिन अंदर से खुश नहीं हो, इवन एक्सरसाइज करके भी आपको लग रहा है कि मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो उस तरह का हैप्पीनेस अगर नहीं है कोई भी चीज करने में, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो कोई काम का नहीं है। और मैं वही बताऊं कि आने वाले टाइम पे हेल्थ वो लग्जरी बनने वाली है। जैसे स्टीव जॉब का उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर आप गाड़ी चलाने के लिए किसी को रख सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया या डायलिसिस कराना पड़ा, तो आप किसी को लाख रुपए देके भी ऐसा नहीं बता सकते कि आप मेरी जगह आप डायलिसिस करा लो या आप हार्ट में स्टेंट डलवा दो। और मैं उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो राकेश झुनझुनवाला, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाते हैं, डायबिटीज और किडनी फेलियर की वजह से उनका डेथ हुआ। डेथ के 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया कि मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरा आज तक का मेरी हेल्थ के ऊपर था। और वो व्यक्ति का पोर्टफोलियो, जब नेटवर्थ उनका 21,000 करोड़ रुपए था जब उनका डेथ हुआ तब। तो ये दोनों इतने दिग्गज व्यक्ति अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आने वाले टाइम पे जो है वो हेल्थ लग्जरी बनने वाली है। पहले क्या होता था, 20 साल पहले जिनकी तोंद ज्यादा होती थी उनको लोग रिस्पेक्ट की नजर से देखते, अरे ये खाते पीते घर का है। और आज आप देखिए जिनकी तोंद ज्यादा है और रास्ते पे जा रहा है तो लोग कैसी नजर से देखते हैं उसको। तो ये देखा आपने डिफरेंस, 20 साल में कितना डिफरेंस हो गया। तो कहने का मतलब है कि अब जो है वो जिनका हेल्थ अच्छा होगा उनकी बोलबाला होगी, ना कि जिनके पास पैसे होगा उनकी बोलबाला ज्यादा होगी। तो आपके हेल्थ के ऊपर फोकस करें, बिकॉज हेल्थ ही लग्जरी बनने वाली है आने टाइम के ऊपर। तो थैंक यू सुमन जी, बहुत सर अच्छा थैंक यू लगा सो आपसे बात मच। करके। और बहुत ही जब भी आपसे बात होती है कुछ मुझे भी एक अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप जैसे याद है उसको आगे ले जाइए, पॉडकास्ट को, हेल्थ पॉडकास्ट को, और आगे बढ़ाइए पार्ट 1 2 3 4। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। सर।